चैप्टर 79। सुबह सब लोग ब्रेकफास्ट खाने बैठे हैं और मोमो कल रात को बिल्कुल भी नहीं सो पाई। दादी कहती है मैंने तो कहा ही था कि तुम नहीं सो पाओगी, लेकिन मोमो इस बात से गुस्सा थी कि उस स्पिरिट ने ओकरुन का वॉइस का इस्तेमाल किया। दादी कहती है वो स्पिरिट आईने के थ्रू लोगों के दिल के अंदर देख सकती है। फिर मोमो टर्बो ग्रैनी को कहती है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। मोमो वमोला के सूट से वो बॉल निकाल कर लाती है और ग्रैनी को दिखाती है। ग्रैनी एक झलक देखकर ही कहती है इस चीज को मेरे सामने से दूर करो। मोमो पूछती है तो क्या ये ओकरुन का बॉल नहीं है? ग्रैनी कहती है नहीं, ये उससे भी कुछ बहुत बुरा चीज है, इंसानों के कार्मा में डूबा हुआ कोई श्रापित चीज। मोमो सोचती है इंसानों का कार्मा, लेकिन वमोला तो एक एलियन है। फिर मोमो और वमोला स्कूल के लिए निकल जाते हैं। मोमो ने वमोला के लिए एक बैग खरीदा है। मोमो कहती है अगर तुम जल्दी से बात करना सीख जाओगी तो काफी बढ़िया रहेगा। रास्ते में जाते हुए ओकरुन भी उनको ज्वाइन कर लेता है और ओकरुन के आते ही मोमो एकदम अलर्ट मोड में चली जाती है। उसको वमोला को ओकरुन से दूर रखना पड़ेगा। ओकरुन मोमो से पूछता है तुम्हारा चेहरा काफी उतरा हुआ लग रहा है, क्या हुआ? मोमो कहती है मैंने तुम्हें बताया था ना, उस स्पिरिट की वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई। फिर मोमो ओकरुन से हिचकते हुए पूछती है क्या तुम कल रात को मुझे देखने आए थे? ओकरुन सीधे ही कह देता है नहीं, मैं तो नहीं गया था। फिर एकदम से मोमो गुस्सा होकर ओकरुन को पीट देती है। वो कहती है क्यों नहीं आए तुम, तुम्हें आना चाहिए था, तुम्हें क्यों याद नहीं है तुमने कल रात को मुझे क्या कहा था? और बेचारा ओकरुन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों मार खा रहा है। क्लास खत्म होते ही ब्रेक के बीच मोमो सो चुकी है, लेकिन यहाँ पर मोमो के पहले दो दोस्त के साथ एक और नई दोस्त भी दिख रही है जिसका नाम है रिरीना। दूसरी तरफ ओकरुन वमोला को बात करना सिखा रहा है और बाकी सारे क्लास का स्टूडेंट भी वहीं पर ही है। ओकरुन वमोला को थैंक्स बोलना सिखाता है और वमोला काफी जल्दी सीख भी जाती है। ओकरुन को इतने अच्छे तरीके से सिखाते देखकर क्लास के बाकी स्टूडेंट भी उसका तारीफ करते हैं कि ओकरुन एक अच्छा टीचर है। और ये सुनकर ओकरुन काफी खुश होता है क्योंकि इससे पहले तो उसको कोई नोटिस भी नहीं करता था। थोड़ी देर बाद आयरा, जीजी और मोमो आते हैं और ओकरुन को बुलाकर ले जाते हैं मीटिंग के लिए। और इस बार वो लोग स्कूल बिल्डिंग के पीछे झाड़ियों के अंदर मीटिंग कर रहे हैं और उनके साथ साकाटा भी फिर से आया है, जिसको देखकर आयरा पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो इस बार का मीटिंग जीजी ने बुलाया था क्योंकि उसको सबको कुछ दिखाना था। फिर जीजी सबको थोड़ा सा पीछे हटने को कहता है और वो ध्यान लगाता है। जीजी ध्यान लगाकर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से एक फोर्स क्रिएट कर पा रहा है। दादी ने उसको यह करना सिखाया था और वो काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था। जीजी कहता है मैं इविल आई के पावर्स को तो यूज नहीं कर सकता, तो मैं फाइट्स के अंदर किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ, तो मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा अपने आप से ही। और इस बात से मोमो और ओकरुन भी जीजी के साथ शेयर करने लगते हैं। जीजी का असर सब पे ही होने लगा है थोड़ा थोड़ा। स्कूल खत्म होने के बाद मोमो को अपने जॉब पे जाना पड़ेगा, सो वमोला को घर छोड़ने ओकरुन को ही जाना पड़ेगा। मोमो ओकरुन को कहती है रास्ते में कुछ उल्टे सीधा मत करना, और वमोला कुछ कहे तो ना कहना। ओकरुन कहते है क्या कह रही हो तुम ये सब, आज क्या हुआ है तुम्हें? फिर मोमो वहाँ से जाने लगती है और वमोला मोमो को थैंक्स कहती है सुबह उस बैग के लिए, और ये थैंक्स ओकरुन ने ही सिखाया था उसको आज। मोमो कहती है कि तुम काफी जल्दी सीख रही हो, अच्छी बात है। घर लौटते हुए जीजी ओकरुन को मोमो के बारे में पूछती है। रात के 10 बजे के बाद मोमो घर से बाहर नहीं रह सकती, तो क्या वो टाइम पे वापस लौट पाएगी काम से? ओकरुन कहता है मोमो ने कहा था वो जल्दी छुट्टी लेकर चली आएगी, लेकिन शायद से ओकरुन उसको लेने जाएगा। आयरा को मोमो के इस जॉब के बारे में पता नहीं था, तो वो सोचती है कि वो वहाँ पर जाकर मोमो को परेशान करेगी। जीजी कहता है कि ओकरुन उससे मिलने गया था और उसको बहुत मजा आया था। आयरा सोचती है क्या ओकरुन को ये सब पसंद है, तो शायद से मुझे भी वहाँ पर एक जॉब करना चाहिए। एकदम से उनके चारों तरफ एक एलियन डोम बन जाता है। जीजी और आयरा के सामने 3 एलियंस खड़े हैं। चैप्टर 80। वमोला को घर छोड़कर ओकरुन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वमोला ओकरुन को जाने नहीं दे रही है और वो बार बार ओकरुन को रोक रही है। वो कुछ तो अपने लैंग्वेज में बताने का कोशिश कर रही है, लेकिन ओकरुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ओकरुन वमोला का हाथ छुड़ाता है और वो कहता है मुझे माफ करना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं मोमो से प्यार करता हूँ। और ये कहकर ही ओकरुन आगे पीछे ना देखकर एकदम वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। ओकरुन का दिल बहुत ही तेजी से बीट कर रहा है और वो सोच रहा है मैंने एक्चुअली ये बात कहा, मोमो को नहीं कहा, लेकिन मैंने ये एक्चुअली कहा। भागते भागते ओकरुन नोटिस करता है कि उसके चारों तरफ एलियन डोम बन चुका है और वो एकदम से पीछे मुड़कर देखता है 6 एलियंस उसके पीछे है। दूसरी तरफ आयरा और जीजी का भी 3v2 फाइट शुरू हो चुका है। वो एलियंस उन दोनों के ऊपर मिसाइल्स का बरसात शुरू कर देते हैं। आयरा उन मिसाइल्स को इजिली डॉज कर उस एलियन के ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन एक फोर्स फील्ड इलेक्ट्रिक बैरियर उसको रोक देती है और ऊपर से एक छोटा एलियन उसके ऊपर स्नाइपर से लेजर बीम से मार रहा है। ये एलियन बहुत ही छोटा है, लेकिन उसके पास जो वेपन है
वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। नीचे जीजी के पीछे एक बड़ा एलियन पड़ा हुआ है और वो बस भाग रहा है। आयरा जीजी को कहती है अगर तुम फाइट को हैंडल नहीं कर सकते तो फिर इविल आई को बाहर लाओ। जीजी कहता है उससे कुछ फायदा नहीं होगा, इविल आई इनसे नहीं लड़ेगा। जीजी कहता है तुम इन बड़े एलियन से लड़ो, मैं उस छोटे स्नाइपर को देख लूंगा। फिर जीजी उस स्नाइपर के ऊपर अपना नया अटैक यूज करता है और ये एक्चुअली काम भी करता है। उस स्नाइपर को थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट कर देता है, लेकिन वो बड़ा एलियन जीजी के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। जीजी उसके ऊपर भी अपना अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता। आयरा दौड़कर आती है और एक बाल्टी उठाकर जीजी के ऊपर फेंकती है, लेकिन उस एलियन ने चारों तरफ एक अल्ट्रासोनिक साउंड बैरियर बना रखा है जिससे पानी जीजी को नहीं छू पाता। जीजी बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन एक बूंद पानी किसी तरह से जीजी को छू जाता है और जीजी इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। चैप्टर 81। जीजी उस एलियन के सामने खड़ा होता है और वो पूछता है तू है कौन। आयरा इविल आई को कहती है तुम्हारे पास इस बार परमिशन है, इनको मारो तुम। लेकिन इविल आई कुछ करे बिना ही वहाँ से चलकर जाने लगता है। वो कहता है मैंने उकरन से प्रॉमिस किया है और मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। आयरा कहती है इनको हराए बिना हम लोग घर वापस नहीं लौट पाएंगे। तभी वो बड़ा एलियन इविल आई के पास आता है और 6 हथौड़े निकाल लेता है। इविल आई को वो बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन इविल आई एक हाथ तक नहीं उठाता। वो एलियन इविल आई के ऊपर एक बहुत बड़ा लेजर अटैक कर देता है जिससे आधा शहर तबाह हो जाता है और इविल आई नॉकआउट हो चुका है। इस तरफ आयरा को भी एक एलियन ने अपने फोर्स फील्ड में ट्रैप कर लिया है और उसके ऊपर अनगिनत मिसाइल से अटैक कर दिया है। आयरा का भी हालत बहुत ही खराब हो चुका है। आयरा और जीजी दोनों ही नॉकआउट हो चुके हैं। सब कुछ शांत होने के बाद एक सूट खोलकर एक एलियन बाहर आता है। वो कहता है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना हम लोग खतरे में पड़ जाएंगे। तभी आयरा उसके ऊपर अपने बालों से अटैक करती है, लेकिन पीछे स्नाइपर तैयार था और वो लेजर शूट कर देता है। बालों के हटने पे अंदर कोई भी नहीं था। फिर वो एलियंस उस पूरे इलाके पे अंधा फायर करना शुरू कर देते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं। कुछ देर बाद एक टाइमर बजना शुरू होता है। वो एलियन कहता है हमारा टाइम पूरा हो चुका है, हमें लौटना पड़ेगा। वो एलियंस चले जाते हैं, वो डोम हट जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। आयरा जीजी के साथ एक गटर के थ्रू बचकर निकल गई है। जीजी बेहोश है और आयरा का हालत बहुत ही खराब है। वो सोच रही है कि सबको इस बारे में बताना पड़ेगा और यहाँ दूसरी तरफ ओकन का भी फाइट शुरू हो चुका है और ओकन उनका तो 1v6 फाइट है। चैप्टर 82। हर जगह बस धमाके हो रहे हैं, क्या चल रहा है कुछ नहीं दिख रहा। इतना फास्ट फाइट कर रहे हैं वो लोग। 6 एलियंस मिलके ओकन को हर तरफ से अटैक्स कर रहे हैं, मिसाइल्स, टेंटिकल्स, पंचेस, किक्स, सब कुछ। और ओकन सिर्फ अपने स्पीड के दम पे अभी तक बचा हुआ है। वो बस हर अटैक्स को डॉज करते जा रहा है। जो सबसे बड़ा रोबोट था जो पीछे से मिसाइल्स फेंक रहा था, ओकन सबसे पहले उसके पास जाता है और अपने स्पेशल अपर कट से उसके मिसाइल लॉन्चर्स तोड़ देता है। उसी वक्त एक दूसरा मैंटिस एलियन आता है और ओकन के ऊपर अपने टेंटिकल से अटैक करने लगता है। वो बहुत ज्यादा फास्ट था, लेकिन ओकरन उससे भी ज्यादा फास्ट है। ओकरन उसके सारे 6 टेंटिकल्स को डॉज करके उसके ऊपर एक सुपर किक मार देता है और वो एक ही किक से ठिकाने लग जाता है। लेकिन ओकरन को थोड़ा सा भी मौका नहीं मिल रहा है। उस एलियन के जाते ही एक और एलियन आ जाता है। ये एलियन बाकी एलियन से थोड़ा छोटा है, लेकिन स्पीड के मामले में ऑलमोस्ट ओकरन के बराबर। और ये एलियन एक्चुअली ओकरन को एक हिट मारने में कामयाब रहता है, लेकिन इससे पहले वो और कुछ कर पाता, ओकरन इसके ऊपर पहला ऑल आउट चला जाता है। लेकिन ओकरन का ऑल आउट उस एलियन को हिट करने से पहले ही वो एलियन ओकरन के ऊपर अपना फुल थ्रॉटल पंच मार देता है। ओकरन सोचता है कि ये कैसे हुआ। उसको ऐसा लगा कि वो बीच हवा में थोड़ी देर के लिए अटक सा गया था। फिर पीछे से इनका लीडर आता है, जिस एलियन को हमने पहली बार सेराफिन्स को मारते हुए देखा था। ओकरन को समझ आ जाता है कि ये एलियन उसके ऊपर एक स्पेशल फोर्स यूज कर रहा है, जिसकी वजह से ओकरन अपने फुल स्पीड में भाग नहीं पा रहा है। पीछे से वो एलियन ओकरन के मूवमेंट्स को रोक रहा है और सामने से ये छोटा एलियन ओकरन को पीट रहा है। फिर वो मेन एलियन अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करता है और ओकरन पूरा कुचल जाता है। ओकरन का टर्बोगनी मास्क टूट जाता है और वो हार चुका है। ओकरन अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ चुका है और वो जमीन पे बेहोश पड़ा हुआ है। सेराफिन से इनको पहले ही पता चल चुका था कि ओकरन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये लोग एक ओकरन को हराने के लिए 6 लोग आए थे। वो छोटा एलियन कहता है इतने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाले प्लेनेट में भी इतने फास्ट मूवमेंट्स, वो भी किसी सूट के बिना, सोच पाना भी बहुत मुश्किल का बात है। सच में कमाल का है। उनका लीडर कहता है ज्यादा टाइम नहीं बचा है, जल्दी से जो लेने आए थे वो लेकर निकलते हैं। वो छोटा एलियन फिर एक गन जैसा कुछ निकालता है जो उसको सेराफिन्स के पास से मिला था। उस गन का इस्तेमाल करके वो ओकरन का एक लौता गोटा भी निकाल लेते हैं। फिर वो दूसरा एलियन पूछता है तो फिर इस बॉडी के साथ क्या करना है। उनका लीडर कहता है कि उस बॉडी को हमारे साथ ले चलो, इसको काट के देखेंगे इसके अंदर क्या है। ओकरन के बॉडी को लेकर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पीछे से उनके ऊपर कोई अटैक करता है और ओकरन को टेंटिकल से छुड़ा लेता है और ये और कोई
कोई नहीं बल्कि कप्पा एलियन आ चुका है अपने अवेकन फॉर्म के अंदर। वो कहता है क्या तुम लोग 24 घंटे तक लड़ सकते हो। चैप्टर 83। वो छोटा एलियन फिर से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन उनका लीडर मना करता है। वो कहता है हमारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, और वो सभी वहाँ से एक पोर्टल के थ्रू चले जाते हैं। जाते हुए वो कह जाता है दूसरे बार के लिए वेट करो, तुम्हारा शिकार हम करेंगे। उनके जाते ही डोम हट जाता है और कप्पा एलियन ओकन के पास जाता है, क्योंकि ओकन का हालात बहुत ही खराब है। दूसरी तरफ मोमो अपने कैफे में काम कर रही है और उसको इस सब के बारे में कुछ भी खबर नहीं है, और कैफे में सारे आदमी मोमो के लिए पागल है। मोमो की कोवर्कर उसे कहती है मोमो 9 बज के ज्यादा हो चुके हैं, तुम्हें घर लौटना था है ना। मोमो कहती है अरे हाँ सही कहा, क्योंकि अगर वो जल्दी घर नहीं पहुंची तो बाहर रिको स्पिरिट उसको इंतजार कर रही है। मोमो चेंजिंग रूम पे दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन डोर लॉक्ड है, और मोमो जैसे ही पीछे मुड़ती है अपने कोवर्कर से चाबी मांगने के लिए, मोमो देखती है कैफे के हर एक आदमी का चेहरा एक जैसा हो चुका है, एक अजीब से मर्द का चेहरा। इससे पहले मोमो कुछ सोच पाती है, वो सब लोग मोमो की तरफ बढ़ने लगते हैं। मोमो एकदम से उन सभी को एक ही झटके में दूर कर देती है, लेकिन दो आदमी मोमो के अटैक को डॉच करके पास के दीवार से मोमो के ऊपर अटैक करते हैं। मोमो एक हाथ से सामने वालों को रोक कर दूसरे हाथ से उनसे भी निपट लेती है। मोमो अपने पावर्स को पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर पा रही है, लेकिन मोमो देखती है कि ये लोग भी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इतने सारे लोग मोमो के ऊपर एक साथ साइकिक पावर इस्तेमाल करने से मोमो भी उन सभी को संभाल नहीं पाती। दो लोग मोमो को पकड़कर जमीन में पटक देते हैं, और मोमो अपने पावर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो लोग मोमो के पावर को सप्रेस कर रहे हैं। मोमो उनसे कहती है तुम लोग उन सेरेफिन्स के साथ हो है ना, ये सब करके तुम लोग बच नहीं पाओगे। वो लोग कहते हैं ये प्लेनेट पावर से भरपूर है, हम लोग एक बहुत ही लाजवाब सूट बना पाएंगे। उन सेरेफिन्स ने सच कहा था, तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो, और इस सब के लिए शुक्रिया वमोला को। वमोला को हमने यहाँ पर पहले भेजा था ताकि वो हमको यहाँ तक ला पाए। मोमो सोचती है क्या वमोला, नहीं ये नहीं हो सकता, वमोला क्यों। उसके बाद वो एलियन एक ड्रिल मशीन निकालता है और मोमो के गर्दन पे छेद कर जाता है, लेकिन तभी एकदम से पीछे से कोई साइकिक अटैक करता है और सारे एलियंस उड़ जाते हैं। और मोमो को किसने बचाया है, एक सेराफिन ने, और मोमो हैरान परेशान। चैप्टर 84। सेराफिन मोमो को एक स्त्री जैसा दिखने वाला डिवाइस देकर कहता है मोमो अगर तुम थोड़ा सा मदद कर पाओगे तो अच्छा रहेगा। मोमो कहती है कि क्या कह रहे हो तुम, और मैं तुम्हारा मदद क्यों करूं, मैं तुम्हारे साथ एक ही टीम में नहीं लड़ने वाली। लेकिन तब तक वो एलियंस उठ चुके थे और अटैक करना शुरू कर चुके थे फिर से, और मोमो ना चाहते हुए भी उसका सेराफिन का साथ देना पड़ता है, और उस स्त्री का इस्तेमाल करके वो लोग उन एलियंस को सेराफिन में कन्वर्ट कर देते हैं। मोमो कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम ठीक से बताओ। पहले थोड़ी देर पहले ये लोग हमारे कस्टमर्स थे और तुम अभी इनको सेराफिन में बदल रहे हो। सेराफिन कहता है अभी हम लोग असली दुनिया में नहीं है, ये लोग असली इंसान नहीं है, ये सभी हमारे ही क्लोन्स हैं जिनको उन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। मोमो कहती है अगर ये तुम्हारे ही क्लोन्स हैं तो तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं। सेराफिन कहता है कुछ लोग आए जिनको हमने पहले कभी नहीं देखा था और हमको उन्होंने पूरी तरीके से लूट लिया। मोमो कहते हैं ठीक है पहले इनसे निपटते हैं फिर तुम्हारे बात सुनते हैं। फिर जैसे ही 3 सेराफिन्स आ जाते हैं वो अपना पावर कंबाइन करके वो स्पेशल जोन बनाते हैं जिस जोन के अंदर कोई नहीं हिल सकता, और मोमो फटाफट इस तरीके इस्तेमाल करके उन सबको सेराफिन्स के अंदर कन्वर्ट करने लगती है। नीचे ये सब चल रहा था तभी मोमो को ऊपर कुछ दिखता है। छत पे एक अजीब सा एलियन चिपका हुआ है। एलियन उसके ऊपर अपना साइकिक अटैक करता है, लेकिन उसको उस अटैक से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो एलियन सेराफिन के ऊपर अटैक करके उसको कन्वर्ट कर देता है। सो इस तरह वजन के पीछे यही मेन एलियन है। सेराफिन कहता है वो एक 6th सेंसरी ऑर्गन है। सेराफिन एक एलियन को सेराफिन में कन्वर्ट करता है तो वो एलियन 2 सेराफिन्स को उन एलियंस में कन्वर्ट कर देता है, और ऐसा ही चलता जा रहा है। मोमो कहती है ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, हम बस लड़ते रह जाएंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। लेकिन उस मेन एलियन के ऊपर कोई भी अटैक काम ही नहीं कर रहा है। सेराफिन कहता है उस एलियन के ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका बॉडी एक अलग डायमेंशन में है, तो हमारे अटैक्स उसको नहीं लगेंगे लेकिन उसके अटैक्स हमको लगेंगे। मोमो कहती है तो फिर इसको हराए कैसे। सेराफिन कहता है फिजिकल अटैक से तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारे साइकिक एबिलिटीज उस तक पहुंच सकते हैं। इन क्लोन्स को हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम उससे निपटो। अगर हम लोग जल्दी नहीं करेंगे तो हम लोग हार जाएंगे। और चैप्टर
सेराफिन्स उन क्लोन्स के साथ फाइट कर रहे हैं और वो मोमो को कहते हैं इन क्लोन्स को हम लोग संभाल लेंगे, तुम उस सिक्स सेंसरी ऑर्गन को संभालो। मोमो कहते हैं तुम्हारे लिए कहना आसान है लेकिन कैसे। मोमो सिक्स सेंसरी को अपने पावर से पकड़कर उसको नीचे खींचने की कोशिश करती है लेकिन वो तो नीचे नहीं आता, लेकिन उल्टा मोमो ही ऊपर खींच जाती है। सेराफिन कहता है उसे तुम पकड़ नहीं सकते, उसे तुम अलग डिमेंशन से खींच कर यहाँ पर नहीं ला सकते, तुम्हें उसके ऊपर अपने साइकिक एबिलिटीज से डायरेक्टली अटैक करना पड़ेगा। सिक्स सेंसरी मोमो को उठाकर फेंक देता है जैसे वो कुछ है ही नहीं। मोमो खुद को संभाल कर सेराफिन से कहती है तुम्हारे एडवाइस के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे पावर सिर्फ चीजों को पकड़ने के लिए अच्छे है। मोमो खुद को संभाल कर उठ ही रही थी तभी सिक्स सेंसरी अपने टेंटिकल से मोमो के ऊपर अटैक कर देता है और उसका नुकीला टेंटिकल मोमो के हाथों के आर पार चला जाता है। उसी हाथ से वो मोमो को खींच कर पूरे रूम के अंदर घुमाने लगता है और मोमो से ही वो सेराफिन्स को मारने लगता है और वो साथ ही साथ अपने दूसरे टेंटिकल से सेराफिन्स को अपने तरफ कन्वर्ट भी कर रहा है, लेकिन सेराफिन्स इतने तेजी से उनको अपने तरफ कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सिक्स सेंसरी क्लोन्स हावी होते जा रहे हैं, सेराफिन्स हार रहे हैं। सेराफिन मोमो को कहता है हम लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, अगर तुम उस सिक्स सेंसरी को नहीं हरा पाती हो तो हम लोग यहीं पर ही खत्म हो जाएंगे। मोमो बहुत ही ज्यादा पेन में है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। मोमो अपने मन में ही सोच रही है ओकरन मुझे हमेशा ही बचाने आ जाता है, तब मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कितने कमजोर हूँ। मोमो बेहोश होती जा रही है और वो ओकरन को याद करती है। मोमो को एक फ्लैशबैक आने लगता है। बचपन में दादी मोमो को ट्रेनिंग दे रही है। दादी कहती है शब्दों के ताकत को समझो, शब्दों को अपने रियलिटी को बदलने के लिए इस्तेमाल करो। मोमो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उस टारगेट को मारने की कोशिश कर रही है लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। दादी कहती है इतने कमजोर अटैक से तुम किसी भी लड़के को दूर नहीं फेंक पाओगी। फिर दादी मोमो से पूछती है इस दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिएचर कौन है। मोमो कहती है नेसी मॉन्स्टर। फिर दादी अपने बैट पे वही नाम लिख देती है नेसी और वो मोमो को ध्यान से देखने के लिए कहती है अगर तुम अपने पूरे मन से एक शब्द को कहोगे तो इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो जाएंगे। और दादी नेसी कहकर चिल्लाती है और वो टारगेट को इतने जोर से हिट करती है वो टारगेट सीधा घर तोड़ देता है। फिर मोमो को ओकरों के साथ बिताया हुआ वो कैफे का पल याद आता है जब उन्होंने एक साथ मिलकर मोई मोई पोज किया था। प्रेजेंट टाइम में मोमो एकदम आंख खोलती है और वो आसपास देखती है। सेराफिन से बहुत ही बुरी तरीके से हार चुके हैं। एक आखिरी सेराफिन को भी मोमो के आंखों के सामने ही वो लोग मार देते हैं। मोमो को बहुत ही बुरी तरीके से चोट आया है और वो पूरी तरीके से बंधी हुई लटक रही है और उसके सामने से वो क्लोन्स उसके तरफ बढ़ रहे हैं। मोमो अपना आंख बंद करती है और वो ध्यान लगाती है। फिर वो अपने दोनों हाथों को धीरे से ऊपर उठाकर हार्ट शेप बनाती है, मोई मोई पोज करती है और ऐसा करते ही सामने की तरफ एक बहुत ही मैसिव एनर्जी वेव निकलता है और एक ही अटैक में एक ही झटके में सारे क्लोन्स उड़कर बिखर जाते हैं। और इसी बीच हम लोग उस पहले वाले सेराफिन को भी देखते हैं जो अभी तक पूरी तरीके से मरा नहीं था। फिर मोमो पूरे गुस्से से उस सिक्स सेंसरी ऑर्गन की तरफ मुड़ती है और मोई मोई पोज करती है। सिक्स सेंसरी मोमो को रोकने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन बहुत देर हो चुका है। मोमो का मोई मोई अटैक उसको लगते ही वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है एक ही मूव में। चैप्टर 86। मोमो का मोई मोई बीम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि पूरा छत ही टूटकर बिखर जाता है और मोमो बहुत जोर से पीछे एक दीवार पे आ टकराती है। सिक्स सेंसरी के हारते ही सारे क्लोन्स वापस सेराफिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो लोग कन्वर्ट होते ही मोमो को जख्मी हालात में देखकर वो कहते हैं कितना सही मौका है, ऐसे हालात में तो तुमको पकड़ना बहुत ही आसान होगा। मोमो लेटे हुए कहती है मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है लेकिन तुम लोगों का किस्मत खराब है क्योंकि मैं तुम लोगों को अभी भी मोई मोई बीम से मार सकती हूँ। सेराफिन्स मोमो को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। अच्छा अगर ऐसा ही बात है तो तुमने अभी तक हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, क्या तुम सच में अटैक कर भी सकती हो? मोमो अपना बायां हाथ बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही है लेकिन अचानक से सारे सेराफिन्स गायब हो जाते हैं। वो पहला वाला सेराफिन कहता है वो सारे अभी अभी जनरेट हुए थे तो उनको भी अपडेट करना बाकी है तो मैंने उनको वापस भेज दिया है क्योंकि अभी हम दोनों का एनिमी एक ही है। मोमो भी कहती है ठीक है तो अभी के लिए लड़ाई बंद, लेकिन वो मन में सोच रही थी कि इस बार तो बाल बाल बच गए। असली दुनिया में लौटने से पहले मोमो अपने घावों का फर्स्ट एड वगैरह कर लेती है। मोमो सेराफिन से पूछती है तो आखिर ये लोग है कौन? सेराफिन कहता है मुझे नहीं पता, इस गैलेक्सी के अंदर 666 एलियन स्पीशीज है लेकिन वो लोग इनमें से कोई भी नहीं है। वो लोग किसी और गैलेक्सी से यहाँ पर आए हैं स्पेस वॉर्पिंग के थ्रू, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस वॉर्पिंग के लिए एक मीडिएटर सिस्टम चाहिए होता है जैसे की पिरामिड्स। मोमो कहते हैं क्या पिरामिड्स? लेकिन वो तो मम्मीज रखने के लिए बनाए गए थे। सेराफिन कहता है नहीं, पिरामिड्स के अंदर बॉडीज को रखते थे ताकि उन्हें कहीं और
ट्रांसपोर्ट किया जा सके, जहाँ पर एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज है। और जापान के अंदर भी ऐसा ही एक मीडिएटर है, तुम्हें कैसा नहीं पता। मोमो कहती है अगर वो लोग इतने दूर से आए हैं तो वो लोग हमारे लैंग्वेज को इतने अच्छे तरीके से कैसे समझ पा रहे हैं। वो लोग यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले सेराफिन्स को ही लूटे थे। सेराफिन्स का सारा नॉलेज और टेक्निकल डाटा वो लोग ले चुके हैं। मोमो फिर पूछती है तो काफी सारे एलियंस हैं, क्या उनमें से कोई भी एक लड़की जैसे दिखने वाली एलियन है जो काइजू सूट का यूज करती है? सेराफिन कहता है बहुत सारे एलियंस है तो मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है। लेकिन मोमो को अभी जिस बात में चिंता करना चाहिए, इस वक्त उसके बाकी सारे दोस्तों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। मोमो फिर जल्दी करने लगती है और वो कहती है ये बात तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। सेराफिन मोमो को कहता है मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो, उन्होंने हमसे जो भी डाटा लिया है वो सारा डाटा मिटाना जरूरी है। मोमो कहती है तुम पागल हो क्या, भूल मत जाओ मैं तुम लोगों से अभी भी नफरत करती हूँ। मोमो सेराफिन को वहीं पर छोड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी मोमो को एक घड़ी पे ध्यान जाता है ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। मोमो इस वक्त बाहर नहीं घूम सकती क्योंकि रिको स्पिरिट उसको ढूंढ रही होगी। मोमो को तभी एक मांगा कैफे दिखता है जहाँ पर वो पूरी रात रुक सकती है, लेकिन वो एक माइनर है और माइनर्स को पूरी रात रुकना अलाउड नहीं है। तो मोमो सेराफिन को अपने कंधे पे बिठाकर वो दोनों एक इंसान बन के उस मांगा कैफे के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और ये काम कर जाता है। उनको एक रूम मिल जाता है रात को रुकने के लिए। चैप्टर 87। सेराफिन मोमो से पूछता है क्या अब मैं अपने चेहरे से मेकअप हटा सकता हूँ? मोमो कहते हैं नहीं रहने दो, इसमें ही भलाई है। सेराफिन कहता है तो फिर मैं कुछ मांगा पढ़ना चाहूंगा। भाई एलियंस भी मांगास के फैन है। उस मांगा कैफे के काउंटर में जो लड़का था वो आईने के अंदर अपना चेहरा देख रहा है और अपना बाल ठीक कर रहा है, लेकिन अचानक उसे कुछ हो जाता है। इस तरफ रूम के अंदर मोमो बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी तो थोड़ी देर के लिए उसका आंख लग जाता है और मोमो के सोते ही सेराफिन अपने शर्ट के अंदर से एक नुकीला सा वेपन निकाल लेता है और मोमो को वो चुगा नहीं वाला था, लेकिन तभी डोर पे कोई नॉक करता है और मोमो का आंख खुल जाता है। बाहर वही रिसेप्शनिस्ट आया था, लेकिन उसका आवाज सुन के ही मोमो को पता चल जाता है कि रिको स्पिरिट ने उसको पोजेस कर लिया है। बाहर से वो दरवाजा नॉक किए जा रहा है और वो कहता है अंदर किसी और का भी आवाज आ रहा है, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? मोमो दरवाजे को एक हैंगर से अटका देती है और दरवाजे के पीछे छुप जाती है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। दरवाजा खोलकर वो देखता है अंदर सेराफिन अकेला बैठा हुआ है। मोमो सही टाइम पे सेराफिन के अंदर घुस गई थी। वो लड़का रूम को अच्छी तरीके से देखने लगता है और फिर एकदम से वो सेराफिन के पास आकर कहता है मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और सेराफिन एक सेकंड नहीं लगाता, वो कहता है ठीक है। और उस लड़के का दूसरा लाइन, क्या मैं तुम्हारा स्कर्ट उठाकर देख सकता हूँ? और सेराफिन बिना किसी हिचक के हाँ श्योर। और मोमो अंदर पागल हो रही है कि सेराफिन ये क्या कर रहा है। वो लड़का स्कर्ट उठाने जाता है तभी उसको एक आवाज आता है। वो कहता है अभी अभी मैंने एक लड़की का आवाज सुना। सेराफिन कहता है नहीं मैंने बस पादा। वो लड़का कहता है अगर तुमने पादा तो कोई स्मेल क्यों नहीं आया? सेराफिन कहता है मैंने सारा स्मेल इनहेल कर लिया। फिर वो लड़का कहता है क्या मैं तुम्हारे पैंटीज देख सकता हूँ? और सेराफिन बिना किसी हिचक के एकदम देखो। अबे क्या भाई इनका ये क्या बातें चल रहा है? और अंदर मोमो पागल हो रही है कि ये सेराफिन क्या करना चाह रहा है। वो लड़का मोमो का स्कर्ट उठाने लगता है तभी मोमो को उसके पॉकेट में कुछ नोटिस होता है। मोमो अपने पावर का यूज करती है और अपने बैंडेज से उस लड़के के पॉकेट से वो आईना बाहर निकाल लेती है और आईने को कवर करते ही वो लड़का वापस होश में आ जाता है। और अभी सेराफिन और वो लड़का एक दूसरे को ऑकवर्डली देख रहे हैं। सेराफिन उसको कहता है आई लव यू। अभी वो लड़का एक सेकंड भी वेट नहीं करता, वो वहां से सीधा भाग जाता है। उसके जाते ही मोमो सेराफिन को नीचे फेंकती है और चैन का सांस लेती है, लेकिन सेराफिन को एक्चुअली लग रहा था कि वो लड़का उसको एक्चुअली पसंद करता है। मोमो फिर उसको उस कर्ज के बारे में बताती है कि क्या चल रहा था। सुबह हो चुका है। मोमो घर की तरफ जाते हुए सेराफिन से एक बात पूछती है, जब मैं तुम्हारे शर्ट के अंदर थी मुझे कुछ दिखा, क्या था वो? सेराफिन उस बात का जवाब नहीं देता। वो मोमो से पूछता है क्या तुमने कभी अपने प्यार का इजहार किया है किसी से? मोमो को घर लौटते हुए देखकर कप्पा एलियन का बेटा मोमो की तरफ दौड़ते हुए आता है। वो कहता है शुक्र है कि मोमो जिंदा है। घर के अंदर घुसकर मोमो देखती है पूरा घर खून से लथपथ हो चुका है। जी आयरा ओकरुन सबका हालात बहुत ही खराब है और ओकरुन का तो चेहरा भी ढका हुआ है। चैप्टर 88। अपने सामने उन तीनों को ऐसे हालात में देखकर मोमो थोड़ी देर के लिए सहम सी जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रही है। मोमो अपने आप को संभालती है और आगे बढ़ती है। मोमो सीधे ही ओकरुन के पास जाती है और उसके चेहरे के ऊपर से वो कपड़ा हटाती है। कपड़ा हटाते ही मोमो एकदम से डरकर पीछे हट जाती है क्योंकि ओकरुन की जगह वहाँ पर एक एलियन था।
कप्पा एलियन कहता है इसी एलियन को ओकरुन ने हराया था। थोड़ी देर पहले तक ये जिंदा था लेकिन अब ये मर चुका है। उन सूट्स के बगैर ये एलियंस ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। फिर मोमो उस एलियन के टूटे हुए सूट के पास जाती है और कुछ ढूंढने लगती है। उसका सूट के अंदर से मोमो वही बॉल निकालती है जो उसे वमोला ने दिखाया था। फिर मोमो कप्पा एलियन से पूछती है तो फिर ओकरुन कहाँ पर है। कप्पा एलियन कहता है उसके गोटे गायब है और उसका कंडीशन बहुत ही खराब है। मेरे हाथ में जो भी था मैं कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं कह सकते। दूसरे रूम का दरवाजा खोलकर मोमो देखती है ओकरुन के पास वहाँ पर वमोला है। वमोला को ओकरुन के ऊपर वैसे देखकर मोमो को बहुत ही गुस्सा आता है। मोमो सीधे ही जाकर वमोला को ओकरुन के ऊपर से खींचकर दूर फेंक देती है। फिर मोमो पहली बार ओकरुन को देखती है और वो सहम से जाती है। ओकरुन का हालात बहुत ही खराब है। उसके फेफड़ों के अंदर ब्लड इकट्ठा हो चुका है और वो अपने आप से सांस नहीं ले सकता और उसका हार्ट भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। वमोला मोमो को पीछे से बुलाती है। मोमो एकदम से गुस्से में पीछे मुड़ती है और कहती है तुम उन्हीं ऑक्टोपस एलियंस के साथ हो है ना, अपना असली चेहरा दिखाओ। वो गुस्से में वमोला के ऊपर चढ़ जाती है और उसके कपड़े फाड़ने लगती है। वो लोग दरवाजा तोड़कर दूसरे रूम में घुस जाते हैं। कप्पा एलियन मोमो को शांत होने के लिए कहती है लेकिन मोमो कहती है ये लड़की एक स्पाई है, ये उन ऑक्टोपस एलियंस के साथ मिली हुई है। वमोला को मोमो कहती है तुमको सब समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ है ना, अपना असली चेहरा दिखाओ। वमोला एकदम से अपना काइजू सूट ऑन करती है और वो मोमो को अपने ऊपर से दूर कर देती है। थोड़ी देर के लिए उसको मौका मिलता है और वमोला वहाँ से भाग जाती है लेकिन मोमो रुकती नहीं है। वो दौड़ते हुए वमोला का पीछा करते हुए घर के बाहर आती है। रास्ते के एक तरफ वमोला खड़ी है और दूसरी तरफ मोमो। मोमो वमोला को कहती है मैं तुम्हारा चेहरा दूसरी बार कभी नहीं देखना चाहती, यहाँ से चले जाओ और अगर तुम गलती से भी दूसरी बार दिख गए तो कोई रहम नहीं होगा। उन्हीं ऑक्टोपस एलियंस के साथ मैं तुम्हें मार डालूंगी। वमोला कुछ नहीं कह पाती, वो इनविजिबल होती है और वहाँ से चली जाती है। मोमो वहीं पर खड़ी रहती है और वो एकदम से रो पड़ती है। वो खुद को रोकने का कोशिश करती है लेकिन उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। पास से सेराफिन कहता है वो तो तुम्हारी दुश्मन थी तो तुम रो क्यों रहे हो उसके लिए। मोमो उसको कहती है कौन कह रहा है कि मैं रो रही हूँ। सेराफिन कहता है लगता है मैं तुम्हारे अर्थ के लोगों को कभी नहीं समझ पाऊंगा। हम लोग एक दूसरे को कभी भी समझ नहीं पाएंगे तो हमें उसका कोशिश भी नहीं करना चाहिए। मैं उन सब लोग को मारने वाली हूँ, वो लोग इस सबसे बच नहीं पाएंगे लेकिन मैं अगर उनके आने का वेट करूंगी तो फिर मैं बस खुद को बचाती रह जाऊंगी। क्या तुम्हें पता है वो लोग अभी कहाँ पर है। सेराफिन कहता है वो लोग अर्थ के ग्रेविटी को ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकते तो उनको कोई ऐसा जगह चाहिए जहाँ से वो इजीली आ जा सके। पोर्टेबल वार्प डिवाइसेस से 1 किलोमीटर के आसपास तक टेलीपोर्ट कर सकते हैं वो लोग। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वो लोग एकदम ही अलग गैलेक्सी से है, उनको कोई पिरामिड लेवल का ट्रांसमिशन सिस्टम चाहिए होगा। तो मेरा अंदाजा है वो पास ही के कोफून बैरियल माउंट में होंगे। चैप्टर 89। आयरा और जीजी वापस होश में आ चुके हैं और वो अपने नॉर्मल बिहेवियर शुरू कर चुके हैं। आयरा जीजी को पॉइंट करके कहती है इस भोंदू के वजह से हम लोग मरने वाले थे, फाइट के अंदर ये किसी काम का नहीं है। मोमो उन दोनों को ठीक देखकर काफी खुश है और कप्पा एलियन ने मोमो के हाथों का भी काफी हद तक इलाज कर दिया है। आयरा मोमो से कहती है मिसेस सी को मतलब दादी कहाँ पर है, मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए और उन सबको ठिकाने लगा दे। मोमो कहती है मुझे पता है लेकिन वो अभी एक बिजनेस ट्रिप से बाहर है होकाइडो में। आयरा कहती है अच्छा तो फिर तुम उनको कॉल क्यों नहीं करती। मोमो जवाब देती है वो फोन यूज नहीं करती। आयरा थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि तो फिर हम लोग अब क्या करें, हमें नहीं पता है कि वो कब कहाँ से अटैक करने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है मोमो क्या करना चाहिए। मोमो ओकरुन के हालात के बारे में सोचती है और फिर जीजी से पूछती है जीजी इविल आई के बारे में क्या ख्याल है। जीजी कहता है इविल आई को उन एलियंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी उसका ओकरुन का दिया हुआ वादा वो नहीं तोड़ेगा। आयरा कहती है वैसे भी हम लोग इविल आई को एक एलाई के तौर पर काउंट नहीं कर सकते। लेकिन वमोला का क्या हुआ। मोमो कहती है वमोला को मैंने घर से निकाल दिया है, वो उन एलियंस का जासूस थी, उसी की वजह से वो एलियंस अर्थ को ढूंढ पाए। आयरा कहती है मुझे पहले से ही पता था। लेकिन जीजी कहता है लेकिन हम लोग उसके लैंग्वेज को नहीं समझ सकते तो फिर तुम कैसे इतने कंफर्मली कह सकती हो ये बात। मोमो कहती है तब तुम्हें क्या लगता है जीजी मैं झूठ कह रही हूँ। जीजी कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है। मोमो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और वो चिल्लाकर कहती है तुम्हें क्या लगता है ये चोट मुझे कैसे आया, उन एलियंस ने मुझे मारते हुए मुझे खुद ये बात कहा है। लेकिन जीजी यहाँ पर नहीं रुकता और वो मोमो को समझाने का कोशिश करता रहता है। हो सकता है वो जो वर्ड्स का यूज करते हैं उनका मीनिंग अलग हो, शायद से वो कुछ और कहना चाहते थे और तुम कुछ और समझ बैठी। और मोमो और जीजी का झगड़ा ऐसे ही बढ़ता जाता है। आयरा बीच में नहीं घुसती और वो चुपचाप बैठी रहती है। इसी बीच ओकरुन थोड़ा सा आवाज करता है। वो बहुत ही मुश्किल से कहता है प्लीज तुम लोग झगड़ा मत करो, एक साथ रहो। मोमो दौड़कर ओकरुन के पास आती है। ओकरुन मोमो से पूछता है क्या आप ठीक हो मिस आयाशी। मोमो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने उन सभी को हरा दिया है, तुम चिंता मत करो। ओकरुन
फिर जीजी और आयरा के बारे में भी पूछता है और वो भी जवाब देते हैं। मोमो थोड़ी सी खुश हो जाती है कि ओकरुन फाइनली थोड़ा सा बात कर पा रहा है। मोमो उससे और बात करने की कोशिश करती है लेकिन ओकरुन एकदम से चुप हो जाता है और वो और कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। मोमो कप्पा एलियन को बुलाती है और वो कहती है क्या हुआ, ओकरुन और रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है। कप्पा एलियन मोमो को शांत होने के लिए कहता है और वो सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। ओकरुन ठीक नहीं हुआ है, उसका हालात अभी भी उतना ही खराब है लेकिन वो तुम लोगों को झगड़ते हुए नहीं देख सकता। इसी वजह से उसने अपने मुंह से सक्शन पाइप हटा दिया था क्योंकि वो अपने दोस्तों को एक साथ देखना चाहता है। इसके बाद मोमो सभी को घर के बाहर लाती है सेराफिन से मिलवाने और सेराफिन को देखती आयरा उसे कूटने लगती है। आयरा कहती है अब ये मत कहना कि तुम इसके साथ काम करने के बारे में सोच रही हो। मोमो कहती है कभी भी नहीं, हम बस इसको यूज करने वाले हैं। मोमो सेराफिन से कहती है जैसा कि तुमने कहा था वो लोग ओकरुन के गोटे ले चुके हैं। सेराफिन कहता है मुझे लग ही रहा था कि ऐसा ही होने वाला है। फिर सेराफिन पूरा माजरा एक्सप्लेन करने लगता है कि क्या चल रहा है। सो ये एलियंस है स्पेस ग्लोबलिस्ट और ये लोग अर्थ को इन्वेड करने का कोशिश कर रहे हैं और इनके तरीके बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। ये लोग बस शुरुआती एलियंस है, उनके मेन फोर्स को अर्थ तक लाने के लिए बहुत सारा एनर्जी का जरूरत है और इसी वजह से वो लोग तुम लोगों के पीछे है क्योंकि तुम लोगों का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही हाई है तो तुम सभी बहुत ही अच्छे बैटरी का काम करोगे। वो लोग ऑलरेडी ओकरुन का गोटा ले चुके हैं जिससे उनको काफी सारा एनर्जी मिल जाएगा जिससे वो लोग पूरे मेन फोर्स को यहाँ तक ला सकते हैं। और चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। भाई अगर देखते हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना और मैं तुमसे